जैसे कि आज हमारे साथ ओशनिक माइंड के डायरेक्टर सर दिग्विजय सिंह सर हैं। चलिए सर, पीके न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप किस घर से बिलोंग करते हैं? मैं पहाड़पुर छांगुर कुचायकोट के पास एक गांव है और मेरे पिताजी का नाम श्री बलराम सिंह है। वो पहले एडल्ट एजुकेशन में थे, उसके बाद सप्लाई विभाग में काम किए और अभी किसान हैं और सामाजिक सेवा का काम भी कर रहे हैं। तो ये हमारे घर की पृष्ठभूमि है। आपकी प्राइमरी शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा लिखा आदमी हूँ। गांव के स्कूल से पढ़ा हूँ, फिर हाई स्कूल और पटना से मैंने बीडी कॉलेज, पहले उसका नाम बीडी इवनिंग कॉलेज था जब मैं पढ़ता था, तो वहाँ से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया 1997-2000 बैच में। और साथ साथ हमने थोड़ी बहुत कंप्यूटर की पढ़ाई करी। आपने स्कूल खोला तो स्कूल खोलने में कितनी चुनौती आई? देखिए, स्कूल खोलने का तो मतलब जब मैं इंटर में पढ़ता था तब मुझे लगा कि जीवन में चाहे जो भी काम करें, एक काम मुझे ये करना चाहिए कि स्कूल खोलना चाहिए। और स्कूल क्यों खोलना चाहिए? क्योंकि मुझे उस समय लगता था कि क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं बाहर चला गया, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, और उसके बाद जो है मैंने रिसर्च किया काफ़ी स्कूलिंग्स के ऊपर, पढ़ाई कैसे होते हैं, अलग अलग जगहों पे गया, कई सारे स्कूलों में मैंने काम भी किया ये जानने के लिए कि वो सिस्टम कैसे काम करता है, या हम किसी विद्यार्थी को कितने अच्छे से जागरूक कर सकते हैं, या जो शिक्षक लिए जाते हैं सिस्टम में, या जो वर्कफोर्स होता है, सपोर्ट सिस्टम जो होता है, उसको हम लोग कैसे मतलब मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो ये सब देखने के बाद ये लगा कि हर लेवल पे आपको संघर्ष भी करना है, क्योंकि लोग कहीं भी जाइए, लोग एक ही तरह के होते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं। पैसा सबको चाहिए, इज्जत शोहरत सबको चाहिए, लेकिन काम नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसे सिस्टम को डेवलप किया जाए, और मैंने वो डेवलप किया। तो ओशनिक माइंड खोलने के पीछे मैं एक बार 2015 में गांव आया था और किसी मित्र के यहाँ गया, मेरे छोटे भाई रणविजय जो स्कूल को भी देखते हैं। तो मैंने जिस दोस्त के घर गया था पूछा कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो उन्होंने किसी स्कूल का नाम लिया। मैंने कुछ सवाल पूछा तो उत्तर गलत था और मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। तो मेरे छोटे भाई ने कहा कि बच्चा नहीं बता पाया, हंसी आ गई, ये सब तो ठीक था, लेकिन इसको दुरुस्त कर देना है तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। स्कूल अगर डाला जा सकता है तो स्कूल खोला जाए। यहीं से ओशनिक माइंड स्कूल, मेरी एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, उसका नाम है ओशनिक माइंड इंटेलेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो ट्रेनिंग कोचिंग कंसल्टिंग्स में काम करती है। तो वहीं से हमने नाम लिया ओशनिक माइंड का और स्कूल जोड़ दिया। तो ऐसे स्कूल का नामकरण भी हुआ। और हमारे छोटे भाई, तो आप ये कह सकते हैं कि जग हंसाई करने से अच्छा है कि जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने के लिए कोशिश किया जाए। और हम लोगों ने फिर कोशिश शुरू किया और आज ठीक ठाक चल रहा है। अभी के ज़माने में तो शिक्षक बच्चों को नहीं मारते हैं, आपके ज़माने में आप लोग कभी पिटाए हैं कि नहीं अपने गुरुजन से? हाँ, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। मैं क्लास 7th में था, तो हमारे क्लास में एक शिक्षिका थी, हम लोग देवी जी उस समय ऐसे ही कहा जाता था। तो देवी जी संस्कृत पढ़ाती थी और संस्कृत पढ़ाने के क्रम में मेरी पिटाई हुई थी। तो मेरे बाएं हाथ में आज भी दाग है। मैं जब घर आया, माँ से बोला, जैसे हर बच्चा माँ से कहता है कि मेरी आज पिटाई हो गई है और मेरी गलती भी नहीं थी। तो माँ, जैसे हर माँ अपने पति से कहती है, तो पिताजी से जब बोली तो मेरे पिताजी कहे कि अगर किसी और से मार खा के आया होता तो मैं जाके पूछता, देखता, लड़ता, लेकिन एक शिक्षिका ने पिटाई की है तो हम शिक्षिका से बात नहीं कर सकते हैं, पूछ भी नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर हम पूछने जाएंगे तो एज ए गार्जियन मुझे ऐसा लगता है कि ये उस शिक्षक या शिक्षिका का बहुत बड़ा अपमान होगा। तो मुझे पिटाई सह के रहना पड़ा और मेरे पिताजी ने शिक्षिका का समर्थन किया, इवन कि मैं निर्दोष था।
आपके जीवन में कभी किसी सब्जेक्ट में बैक हो गया है कि नहीं आपके एकेडमिक के दौरान? ऐसा कई बार पढ़ाई के क्रम में होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के। लेकिन शुरू से मुझे एक एडवांटेज था। जब भी मेरे मतलब मैं हाई स्कूल तक मैं अपने दादाजी के संरक्षण में था, और थोड़े जागरूक दादा थे तो मुझे गाइड भी कर देते थे, या जहाँ उनको दिक्कत होती थी तो वो किसी से मेरी सहायता करवा देते थे। उसके बाद कभी उस तरीके की घटना नहीं आई। संघर्ष तो रहा है, पढ़ाई को लेकर के भी चैलेंज रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं आया कि हम किसी सब्जेक्ट से भाग जाएं या ड्रॉप आउट हो जाएं कि नहीं नहीं मुझे ये भी नहीं करना है। तो मैं शुरू से ही एक मेरा नेचर है कि मुझे जो चीज़ सबसे कठिन लगता है या कोई मना कर देता है उस काम को मैं ज़रूर कर देता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं इंटर पास किया मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ, और आगे का रास्ता मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए चुना। मेरे पिताजी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हैं, तो उनको ये लगा कि मैं इसलिए बदलना चाहता हूँ कि आर्ट्स थोड़ा आसान होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स तुम्हारे साइंस सब्जेक्ट से भी टफ़ होगा, और अच्छा है अगर आर्ट्स लेना है तो कुछ और ले लो। तो मैंने वहाँ पिताजी की बात अनसुनी कर दी, और मैंने कहा कि अगर आप पढ़ सकते हैं तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया और मैंने इकोनॉमिक्स से पढ़ाई किया, और मेरा एक पेपर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में था जो आगे चल के मुझे काफ़ी हेल्प किया। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी है, तो कुछ हमारे जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए कुछ बोल दीजिए, क्योंकि वो कुछ बच्चे होते हैं संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, घबरा जाते हैं पहले थोड़ी से ही गिरावट देख करके। तो इस पे आपका क्या विचार है? आप कुछ हमारे बच्चों को मोटिवेट कर दीजिए। देखिए, जीवन में कुछ भी आसान नहीं है और सब कुछ आसान है। जब आपको लोग कहते हैं मतलब आप असफल हो गए, तो मुझे नहीं मालूम है कि मुझे सफलता कब मिली। मुझे हर कदम असफलता ही दिखती है, क्योंकि असफलता अगर शब्द को भी लीजिएगा और हटा दीजिएगा तो उसी में सफलता छिपी हुई है। मतलब असफलता जो है हर बार आपकी आंखों के सामने जब दिखने लगे, उसकी चकाचौंध दिखने लगे, घबराहट हो जाए, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब डरना नहीं है, इससे कुछ और बड़ा नहीं होगा। मतलब अगर आप फेल हो गए या फेल हो जाए, और मैंने कई बार इस चीज़ को देखा है, मैंने समझा है अपने पढ़ाई से लेकर के और काम करने के समय तक। बहुत बार मैं खुद असफल रहा हूँ, लेकिन यही लगता है कि एक अगला प्रयास जो है कुछ अच्छा कर देगा। और मैंने देखा है, और हर चीज़ मेरे लाइफ में जो भी है आज के डेट में वो इसी का नतीजा है। कि तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन विद्यार्थियों को जो सफल हैं उनके लिए शुभकामनाएं हैं, और जब जो असफल हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। क्योंकि सफलता एक द्वार खोलती है और असफलता बहुत सारे द्वार खोलती है। दुनिया में जब भी आपको असफलता का सामना करना पड़े तो आप आसपास के लोगों के बारे में खंगालिए, या फिर देश के लोगों के बारे में खंगालिए, विदेश के लोगों के बारे में खंगालिए। एक बड़ा नाम मैं आपको देना चाहूँगा। एलन मस्क स्पेसएक्स के फाउंडर हैं, टेस्ला जैसी बड़ी कार कंपनी के फाउंडर हैं, और वो लाइफ में कई बार असफल रहे हैं, कई बार बैंकरप्ट हुए, उनको जेल, बैंकरप्सी के कारण उनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन आज वो एक सफल उद्यमी हैं, पूरा दुनिया उनको जानता है। मार्क जुकरबर्ग जिन्होंने फेसबुक बनाया, वो कई बार असफल रहे। मैं तो ऐसे फिल्में नहीं देखता हूँ, लेकिन एक कैरेक्टर फिल्म दुनिया का जो मैंने स्टडी किया है वो अमिताभ बच्चन का है। अमिताभ बच्चन का जब पहला जॉब कोलकाता रेडियो के लिए हुआ था, तो उनके आवाज़ को लेकर के ही उनको छांट दिया गया। और आज कौन बनेगा करोड़पति, जब अमिताभ बच्चन अपने 80वें दशक को जी रहे हैं, उस समय उनके आवाज़ के दौलत ही सोनी टीवी का ये कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति सुपर टॉप कार्यक्रम बना हुआ है। जब भी अनाउंसमेंट होता है कौन बनेगा करोड़पति आ रहा है, तो लोगों को इंतज़ार रहता है। बहुत सारे लोग कौन बनेगा करोड़पति से करोड़पति भी बने हैं। लेकिन आप सोचिए,
मैंने आपके इंटरव्यू में शुरू में कहा कि असफलता और सफलता के बीच का जो डिफरेंस है, तो जब जो आवाज़ कभी उनके लिए काम नहीं दिलाया, उसी आवाज़ के दम पे आज वो इंडस्ट्री के सुपरस्टार बने हुए हैं, इस उम्र में बने हुए हैं। हर कलाकार उनके साथ काम करना चाहता है और जीवन के कई सारे सफलताओं को पाने के बाद भी अमिताभ बच्चन एक सहज इंसान है जो दिखता है। तो एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और अमिताभ बच्चन, ये तीन ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर किससे प्रेरित होकर के बने? भारत में एक किताब है, आपने अगर सुना होगा या कई सारे लोग देखे होंगे, जीत आपकी के लेखक शिव खेड़ा रहे। तो शिव खेड़ा की जीवनी के बारे में मैंने जब पढ़ा और लगा, तो शिव खेड़ा जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय उनका फैमिली बहुत बड़ा था, बहुत रिचेस्ट था, कोल माइंस का बिजनेस उन लोगों के पास था। लेकिन जब नेशनलाइजेशन हुआ तो उनका परिवार सड़क पे आ गया। उसके बाद वो अमेरिका गए। अमेरिका में शिव खेड़ा कार साफ़ करते थे और कार साफ़ करते करते उन्होंने इंश्योरेंस बेचना शुरू किया। इंश्योरेंस बेचे तो वो अपने जीवन के जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स लोग होते हैं उसमें टॉप लोगों में आए और उसके बाद उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर बनने का रास्ता चुना। ये कैरेक्टर मुझे बहुत प्रभावित किया। मेरे लाइफ में भी इस तरीके की कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए जब मुझे लगा कि अब मैं गिर जाऊंगा, विचलित हो जाऊंगा। तो मुझे शिव खेड़ा, तो मेरे आदर्श भी शिव खेड़ा रहे हैं और उनको देख करके मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अगर ये आदमी कुछ कर सकता है तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आपके हिसाब से बिहार की शिक्षा में क्या क्या बदलाव लानी चाहिए? देखिए, जब मैं पढ़ता था मतलब मैं बिहार से ही पढ़ा हूँ, मेरी पूरी स्कूलिंग या कॉलेज की लाइफ बिहार में रही है। उस समय और आज के डेट में जो बेसिक डिफरेंस है, उस समय शिक्षक जो भी थे वो थोड़े जिम्मेदार थे। आज के शिक्षक जिम्मेदारियों से भागते हैं। दूसरा, गार्जियन का भी सहयोग होता था उन शिक्षकों के प्रति। लोग ऐसे, उस समय पेरेंट टीचर मीटिंग्स बोल के कोई कंसेप्ट नहीं था, फिर भी लोग अपने बच्चे के बारे में पूछते थे जा कर के। आजकल के समय में न शिक्षक जिम्मेदार हैं और ना माता पिता अपनी जिम्मेदारी, दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। तो मुझे लगता है जो पहला परिवर्तन ही करना चाहिए वो यही कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी लें, क्योंकि वो उनको एक नौकरी समझ के करते हैं। और माता पिता भी अपनी नौकरी समझ लेते हैं कि मुझे स्कूल तक भेज देना है बच्चों को, लेकिन स्कूल भेजने से ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चा पढ़ाई कैसे कर रहा है। तो दोनों मिल करके स्कूलिंग व्यवस्था को सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। सरकार को भी एकेडमिक्स को लेकर के बहुत सारे पाठ्यक्रम में बदलाव ले आना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम इंटरेस्टिंग हो। थोड़ा दिलचस्प पाठ्यक्रम होने से लोग या बच्चे जो है ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोगों के समय में मैं आपको बताऊं कि जब 5वीं 6वीं की बात है, तो उस समय अगर बच्चों की पढ़ने की मूड नहीं है तो कई बार ऐसा होता था कि शिक्षक जो है कहानियाँ सुनाया करते थे। कई सारी कहानियाँ प्रेरक कहानी होती थी और जिससे बच्चों के मन में कुछ करने का या शिक्षकों के प्रति समर्पण होता था। आज शिक्षक इस जिम्मेदारी से भागते हैं, कुछ टास्क दे दिए, कुछ बोल दिए, कुछ पढ़ा दिए और आज का समय निकाल दिए, बस यही होता है। मुझे लगता है कि शायद इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पीके न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना है। और आपके तमाम दर्शक जो आपको देखते हैं, सुनते हैं, उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं एक ही लाइन बोलूँगा कि ज़िंदगी जब तक है तब तक सिर्फ समस्याएं हैं। मृत्यु होने के बाद कोई समस्या नहीं रह जाती है। तो समस्याओं से सामना करें, घबराएं नहीं, उनका डटकर मुकाबला करें। जय भी होगी आपकी, विजय भी होगी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद।